नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, भारत के सभी निवासियों का, दोस्तों का, भाइयों बहनों का स्वागत है इस वीडियो में। भारत देश के लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और आपको बता दूं दोस्तों, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि 10th 12th के बोर्ड एग्ज़ाम कराने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर जाना जाता है। यानी अगर आपको भारत देश में 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम देने होते हैं, मोस्टली लोग स्टेट बोर्ड भी देते हैं अपने राज्यों के अगर होते हैं उनके। जिन राज्यों में मान लीजिए स्टेट बोर्ड है या नहीं है, या जहाँ के लोग स्टेट बोर्ड नहीं प्रेफर कर रहे हैं, वो लोग सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्डों की तरफ जा रहे हैं। आपको बता दूं, 2024 में सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम यानी सीबीएसई द्वारा आयोजित करे जाने वाले 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट शीट कि किस दिन किस क्लास का किस सब्जेक्ट का कौन सा एग्ज़ाम होगा, उसको बोलते हैं डेट शीट। वो आ चुकी है। प्लस ये बता दिया गया है कि आप जैसे सपोज़ कैलकुलेशन करते हैं अपने परसेंटेज का, अपने 10वीं और 12वीं के मार्क्स का। सपोज कोई कैंडिडेट 10वीं में मार्क्स ला रहा है 500 में से 340, और कोई दूसरा कैंडिडेट सेम 500 में से मार्क्स ला रहा है 420। तो ये एक मार्क्स जो लाए हैं कैंडिडेट के द्वारा, तो ऐसे में ये परसेंटेज किस बेस पर कैलकुलेट हुई है। सपोज आपने 5 एग्जाम दिए, तो पांचों के सब्जेक्ट के मार्क्स तो आ ही जाएंगे रिजल्ट पर, मार्कशीट पर। बट क्या वो पांचों के कैलकुलेट होंगे फॉर द एम्प्लॉयमेंट या फॉर द एडमिशंस इन द नेक्स्ट ईयर्स। मतलब ये है कि अगर आप सपोज 10वीं पास करके आगे 12th ना करके अगर आप कहीं एम्प्लॉयमेंट लेने जा रहे हैं, सपोज आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, आपको वर्क करना है, कहीं जॉब करना है उनके लिए, या फिर आप मान लीजिए 10th के बाद अपना सेकंड स्कूल, आपके स्कूल में मान लीजिए सिर्फ 10th है और आप दूसरी तरफ जा रहे हैं 11th के लिए एडमिशन लेने, तो वो लोग क्या आपके 10th के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स के स्कोर देखकर आपको एडमिशन देंगे या वो एग्ज़ाम कराएंगे? तो क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे आपके मार्कशीट में, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ डिस्कस होगा। आपको बता दूँ, आपके 10th और 12th के जो मार्क्स है ना, अब ये कहा गया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ही, आपने चाहे कितने भी एग्ज़ाम दिए हो, कितने भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हो अपने बोर्ड में 10th में या 12th में, हर सब्जेक्ट का मार्क्स माना जाए, ये ज़रूरी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक आध सब्जेक्ट छोड़ के मान लिया जाए, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो समझ रहे हैं, मतलब ऐसा आप जानते हैं कि यार कोई सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है आपके में, कोई ऐसा होता है जो सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि सपोज आप कहीं फेल हो रहे हो तो उसके मार्क्स के बिहाफ पर आप आगे पास हो रहे होते। तो इन सब का मैं बेनिफिट और इन सब के बारे में समझाऊंगा, जिसके ऊपर एक नोटिस आया है आपका परसेंटेज के ऊपर। ठीक है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में भी जानेंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो आपके हो रहे हैं 2024 ईयर वालों के लिए, स्पेशली उनके लिए एसओपीज बताई गई है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, कि आपका बेसिकली स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या रहेगा ऑपरेट करने का फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 10th और 12th के लिए। 10 और 12 के जो एग्ज़ाम हैं प्रैक्टिकल्स के, वो कैसे होंगे, बेसिकली रेगुलर स्कूल्स में कैसे होंगे, और जो विंटर स्कूल्स है, बेसिकली जो विंटर के समय पर नहीं करा पाते हैं विंटर सीजन में, तो उनके लिए क्या होगा। सपोज वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है तो वहाँ प्रैक्टिकल नहीं होते, तो वहाँ कैसे होने वाला है उधर जानेंगे। क्योंकि आपके पता ही है, भारत देश में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर ठंड रहती है काफ़ी, और ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर गर्मी होती है, और ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर इन दिनों में, यानी कि ईयर एंड के मंथ में नॉर्मल सीजन सही रहता है, मतलब कि जो आपका वेदर होता है वो ऑन एन एवरेज सही रहता है। तो इसके बारे में हमारे को बहुत जानना जरूरी है कि भाई इसके लिए एसओपी क्या बताइए, कि आपका प्रैक्टिकल कैसे कैसे होगा, किस किस दिन होगा और कैसे कराया जाने वाला है, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी और प्राइवेट स्टूडेंट अगर कोई है। सपोज आपने स्कूल से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एग्ज़ाम देंगे इस बोर्ड के, तो उसके लिए आपके लिए क्या प्रोसेस होगा, सारा कुछ जानेंगे प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग। और इसके बाद हम चलेंगे 10वीं और 12वीं की जो डेट शीट की बात कर रहे हैं ना, उसको डिस्कस करेंगे कि 10th और 12th के किस दिन कौन से एग्ज़ाम हो रहे हैं। और ये एक फाइनलाइज डेट शीट है, मतलब कि एक्चुअल डेट शीट है आपको जो दी जा रही है, इसी दिन आपका एग्ज़ाम होगा। आप समझ सकते हैं कि आपको 1 मंथ प्लस, यानी 1 महीने से भी ज़्यादा पहले, आप कह सकते हो 1.5 मंथ पहले ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि किस दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा, स्पेशली सीबीएसई में। और 2-3 बोर्ड का मैंने और डिस्कस किया था स्टेट बोर्ड में, अगर वो उसमें है तो उसमें लोग अपना जाकर देख लें। और स्टेट बोर्ड अगर कोई ये पूछ रहा है कि अगर आप फ्रेशली अभी जाए तो कौन से बोर्ड में जाए, तो मैं आपको यही कहूँगा सीबीएसई बोर्ड अगर मिल रहा है तो लीजिए, उसके बाद ही अपने स्टेट बोर्ड की तरफ जाइए।
क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की वैल्यू एज कंपेरिजन स्टेट बोर्ड ऐसा कहा जाता है कि वो ज़्यादा है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड द्वारा आयोजित होता है। फ़र्क इतना ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी आपके स्टेट बोर्ड के रिजल्ट को, सीबीएसई को वेरीफाई करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक थोड़ा डिफरेंस है। तो जहाँ पर इंडिया बात आ रही है तो वहाँ पे पूरे राज्य के सारा कुछ आ गया है, और जहाँ सिर्फ स्टेट की बात आती है तो वहाँ पे तो आप स्टेट बोर्ड दे ही सकते हो। बाकी इसके रिगार्डिंग आप फिर कभी अलग से डिस्कशन कर देंगे। अभी आप यहाँ पर डेट शीट और बाकी इन चीज़ों के बारे में समझिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं दोस्तों, सभी 10वीं 12वीं के लोग भी और जो लोग आने वाले समय में बोर्ड की तरफ जाएंगे, 10th 12th में जाएंगे या एडमिशन लेंगे स्कूल में आने वाले समय में, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी खास होगा, सभी के लिए, स्पेशली इंडिया में तो सभी के लिए खास रहेगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सीबीएसई का ये वेबसाइट है, आप जैसे ही आते हो ना, इसका लिंक मैंने सारे दिए हैं आपको वीडियो के नीचे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहाँ पे। आप इसमें मेन वेबसाइट पर क्लिक कर देना, आप देखो इस तरीके से आ जाते हो। फिर यहाँ पर ये 3 नोटिस आपको दिख रहे होंगे, डेट शीट वाला और प्रैक्टिकल और परसेंटेज, ये तीनों ही डिस्कस होंगे, ये तीनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। देखिए सीबीएसई ये बोल रहा है कैलकुलेशन परसेंटेज 10वीं और 12वीं में कैसे होता है। सीबीएसई ने देखा, रिक्वेस्ट आई उनके पास बहुत ज़्यादा लोगों से टू इंटीमेट द क्राइटेरिया, हाँ, for calculating the percentage of the student in the board examination. In this regard, it is informed that the subsection 40.1 of chapter 7 of the examination bylaws stipulate that, मतलब अगर आप देखते हो ना एग्जामिनेशन के प्रोसेस का एक नोटिस है सीबीएसई का, जिसके 7वें चैप्टर के अंदर 40.1 नाम के सेक्शन के अंदर, सब सेक्शन के अंदर ये जानकारी दी गई है कि बाय लॉ के द्वारा वो किस तरीके से जो है आपकी परसेंटेज को यूज़ करते हैं आगे। जैसे सपोज आपके रिजल्ट आते हैं उसके बाद बेसिकली आप ये जो 10th 12th दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है आप इसको यूज़ तो करोगे इनकी मार्कशीट्स को, तो कैसे यूज़ करोगे, कहाँ यूज़ करोगे, उसके रिगार्डिंग परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो वो कैसे चेक होती हैं आगे आगे इंस्टीट्यूशन में या ऑफिस में या कंपनीज में, तो उसके रिगार्डिंग बताया है। नो ओवरऑल डिवीजन या डिस्टिंक्शन एग्रीगेट शैल बी अलाउड। इन्होंने सिंपल कहा है कि कोई अलग से कोई भी ओवरऑल डिवीजन नहीं दिया जाता है, डिस्टिंक्शन नहीं करा जाता है, और एग्रीगेट शैल भी वो भी अवार्ड नहीं करी जाती है आपको। कुल मिला के कह रहे हैं अगर कोई कैंडिडेट को मान लीजिए वो 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, सपोज 10th में हम देखते हैं कि 5 या 6 सब्जेक्ट कैंडिडेट के पास होते हैं, किसी के पास तो 4 ही होते हैं, ऐसा होता है। आप देखोगे ना कि किसी ने 4 सब्जेक्ट स्टडी करे 12th में, 10th में, 12th में, किसी में भी, किसी ने 5 पढ़े, किसी ने 6 पढ़े। वो एक तो ये रहता है कि कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं हर जगह, और कुछ उसके खुद की मर्जी से भी 2-3 होते हैं ज़्यादातर। तो अगर किसी कैंडिडेट ने 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, तो द डिसीजन टू डिटरमाइन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट मे बी टेकन बाय द। तो अब आप देखिए किसी ने अगर अपने 10th में या 12th में 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए, तो वो लोग क्या करेंगे, हो सकता है जो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कि जो आपको एडमिट कर रहा है बेसिकली, वो आपको या तो एम्प्लॉयर हो सकता है, यानी जो जॉब दे रहा हो, एम्प्लॉयमेंट दे रहा हो, वो भी हो सकता है। सपोज वो कंपनी चला रहा है, संस्था चला रहा है, वो आपको 10th 12th की मार्कशीट के बेस पर दे दे जॉब, ऐसा हो सकता है। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कोई एडमिन या कि कोई इंस्टीट्यूट हो जो कि 10th के बेस पर आपको सिलेक्ट कर रहा है आपकी कोचिंग के लिए, एडमिशन के लिए, 11th 12th की क्लासेस को पढ़ाने के लिए, ठीक है, या फिर 12th पास वालों को सिलेक्ट कर रहा है वो अपने कॉलेज में एडमिशन देने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट बेस पर। तो ऐसे में वो ऐसा कर सकता है कि आपके बेस्ट 5 को ले ले, अगर आपने 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए, चाहे वो 10 या 12 कोई सा भी रहा हो फर्दर। और अगर आपने 5 सब्जेक्ट दिए हों तो ऐसा कहते हैं बेस्ट 4 ले रहा हूँ, या वो भी, या फिर आपके मेन सब्जेक्ट के मार्क्स देख ले, तो उनके खुद के ऊपर है। मतलब कि इसमें ना ऐसा हो सकता है कि कैंडिडेट को जो इंस्टीट्यूट या फिर एम्प्लॉयर है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज देखकर। आप ये नहीं कहोगे कि ओवरऑल लो या 4 के लो, 3 सब्जेक्ट के लो, ऐसा आप नहीं कह सकते। इट इज़ इन्फॉर्म दैट द बोर्ड डज नॉट चेंज कैलकुलेट डिक्लेयर इन्फॉर्म परसेंटेज ऑफ मार्क्स। मतलब कि ये बोर्ड, ये इट इज़ इन्फॉर्म दैट, ये बताया जा रहा है कि बोर्ड जो है नहीं डिसाइड करता कि कैसे जो है कैलकुलेट करे, डिक्लेयर करे और इन्फॉर्म करे परसेंटेज ऑफ मार्क्स का। अगर इफ़ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड फॉर हायर एजुकेशन, अगर मान लीजिए आपकी परसेंटेज की ज़रूरत हो रही है, सपोज आपको इससे ऊपर हायर एजुकेशन करनी, हायर एजुकेशन बेसिकली ये होता है अगर आप 10th पास हैं तो उसके ऊपर आप 12th करने जाओगे, 12th पास हो तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी चीज़ें, डिग्री डिप्लोमा की तरफ जाओगे, और या फिर आप कभी कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब लेने जाओगे, तो उसके लिए कह रहे हैं
तो जो परसेंटेज होती है ज़रूरी इनके लिए, द कैलकुलेशन इफ़ एनी, अगर होता है तो मे बी डन बाय एडमिटिंग, जो भी इंस्टीट्यूट होगा या आपको जॉब देने वाले होंगे या एडमिशन वाले होंगे वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बेसिकली इन्होंने ये बोला है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे कि आप हमेशा 5 सब्जेक्ट का लो, 4 का लो या जो भी लो। तो ये इन्होंने परसेंटेज के रिगार्डिंग क्लियर करा है। तो मतलब इसमें आपका सीबीएसई बोर्ड कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं ले रहा है। वो सिंपल यही कह रहे हैं कि इसमें आप भले ही कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दो, आपको आप जहाँ एडमिशन लेने जाते हो या जहाँ जॉब लेने जाते हो इस एग्ज़ाम के बाद, वही लोग डिसाइड करेंगे कि वो आपका सिलेक्शन किस बेस पर आपके वहाँ आप अपने वहाँ पर लें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देख रहे हो 2-3 लाइनें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पूरे देश के सभी सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। डेट तो आपको दिख ही रही है नोटिस की, और ये लिंक है पूरा। तो ये आपको याद आ गया होगा। भले ही आप मान लीजिए सपोज आप 12th क्लास में हैं और आप साइंस स्ट्रीम से हैं और आप पीसी एमबी वाले स्टूडेंट हैं, तो आपके पास 4 तो मेन सब्जेक्ट हो ही गए। और उसके अलावा फिर आपके पास 1-2 और सब्जेक्ट होंगे ही, बेसिकली 6 तो होंगे ही। तो यहाँ पर हो सकता है आपका बेस्ट 5 ले ले वो, या फिर आपका सिर्फ पीसीएमबी से सिलेक्ट कर ले। तो यही वो कह रहे हैं। तो इसमें ये आपका जो लोग सपोज ऐसा ही होता है, आप नीट का एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पर वो कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसा सब्जेक्ट होगा तभी आपको वो अप्लाई करने देंगे फॉर्म में। जेई मेंस के लिए स्पेशली इंजीनियरिंग में कह देते हैं कि पीसीएम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब कौन कर रहा है? ये सब जो एडमिनिटिंग बॉडी है, सपोज वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले जो लोग हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, और सेम मेडिकल में लेने वाले अलग डिसाइड कर रहे हैं। तो ये लोग अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा फिक्स नहीं कर रहा कि सबको देखा जाएगा ओवरऑल से, और ऐसा कुछ वो लोग ऐसा नहीं कह रहे। तो इस बात का सभी ध्यान रखें। तो हर जगह अलग अलग रूल रहेंगे आपके सिलेक्शन के, फॉर द मार्क्स ऑफ योर 10th एंड 12th एग्ज़ाम। तो सभी को समझ आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। आपको बता दूं परसों का नोटिस है, प्रैक्टिकल कैसे होगा कब कब होगा सारा कुछ बता देता हूँ। आप देखोगे ना तो ये बोला जा रहा है इन्फॉर्मेटिव ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि कैसे कैसे मतलब आपका प्रोसीजर फॉलो होगा प्रैक्टिकल एग्जाम कराने का। प्रोजेक्ट्स होंगे, इंटरनल असेसमेंट जैसी चीज़ें होंगी ऑफ बोथ क्लासेस की, 10th और 12th दोनों की। तो गाइडलाइन और एसओपी जो है ना आपके प्रैक्टिकल और इन सब की, उसके रिगार्डिंग आपको आगे बताया जाएगा। इसी के अंदर क्या है 10वीं 12वीं दोनों के प्रैक्टिकल्स के बारे में बताया जाएगा। और अगर नो करेक्शन इन अपलोडेड मार्क्स विल बी अलाउड। देखिए इन्होंने बोला है, आप देखिए देखिए आपको पता ही होगा स्कूल्स वाले करते क्या है ना, बेसिकली प्रैक्टिकल्स के मार्क्स उन्हीं को अपलोड करने होते हैं। प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके स्कूल्स में 10th और 12th क्लासेस के स्कूल्स में जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपके टीचर्स लोग ही इसको अपलोड करते हैं वेबसाइट पर, और वो करेक्शन नहीं करने दिया जाता बोर्ड के द्वारा। एक बार अपलोड कर दिया जाए, सपोज किसी कैंडिडेट के मार्क्स अगर गलत भी अपलोड हो गए ना आपके टीचर्स के द्वारा, तो वो करेक्शन नहीं हो सकता है। वो ऐसा बोर्ड ने कहा है। और ये सब चीज़ें हैं। और गाइडलाइन आपको बताता चलते हैं सबसे पहले। हाँ, सीबीएसई 2 या 3 सब्जेक्ट का ही प्रैक्टिकल लेते हैं, वो इन्होंने बताया है। और ये जनरल में कुछ पॉइंट लिखे हैं जैसे कि आप देखोगे। सीबीएस अभी देखिए जो लोग लेट हो गए ना, आपको यही कहूँगा 2024 वालों को, सीबीएसई के वेबसाइट पे आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है। ये सीबीएसई academic.nic करके एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप सभी लोग जाओ, ये लिंक है देखो, इसको आप क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। सभी लोग इस पर जाइए और अपना प्रैक्टिकल का सिलेबस देखिए और रेडी हो जाइए। आपके प्रैक्टिकल इसी तरीके से होंगे जो इस सिलेबस में दिखाया जा रहा है। मैं आपको ये बता देता हूँ कब से कब तक आपका प्रैक्टिकल होगा। तो विंटर बाउंड स्कूल्स के तो प्रैक्टिकल पहले ही हो जाते हैं, अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। अभी उनका कल प्रैक्टिकल हो जाएगा कंफर्म्ड फाइनल। विंटर बाउंड स्कूल मतलब जो कि आपके ऐसे एरियाओं पे हैं जहाँ पर विंटर रहती है। ठीक है, तो और तो ये चीज़ आप लोग जानते हो। और ये ऐसा नहीं कि अभी बताया जा रहा है, 10th अक्टूबर में एक नोटिस देकर विंटर बाउंड स्कूल्स के लिए सीबीएसई ने पहले ही बता दिया था, तो उनके प्रैक्टिकल हो गए। रेगुलर सेशन वालों के जो कि डेली बेस पर अपनी क्लासें लेकर स्कूल्स को चला रहे हैं, ऐसे लोगों का 1 जनवरी से लेकर 14 2024 तक प्रैक्टिकल्स रहेंगे। आप देख सकते हो प्रैक्टिकल का काफ़ी लंबा समय रहता है इस रेगुलर स्कूल्स में। प्रैक्टिकल बेस पर सिलेबस बेस पर आपका प्रैक्टिकल रहेगा, आप सभी लोग उसको तैयार कर लीजिए।
जो लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, स्कूल बेस्ड स्टूडेंट्स हैं। अब मार्क्स कैसे अपलोड होंगे मैं आपको बताता चलूँ। जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट जैसे होंगे, इसके मार्क्स जो है एक साथ अपलोड होंगे। हाँ, जिस दिन से आपके प्रैक्टिकल चालू हो जाएंगे तभी से अपलोड करना चालू कर सकते हैं। आपके स्कूल में टीचर्स या स्टाफ जो भी हैं वो अपलोड कर सकते हैं इस मार्क्स को। आप सभी को अपलोड करना है लास्ट डेट यानी 14 से पहले पहले सभी फैकल्टीज़ को, स्टाफ को अपलोड करने हैं वेबसाइट पर आपके मार्क्स, आप सभी कैंडिडेट्स की, जो लोग भी प्रैक्टिकल्स देंगे। इंश्योरिंग एरर फ्री, आपका एरर ना हो, आप सही से उसमें डालें मार्क्स, स्कूल, इंटरनल एग्जामिनर कौन था, एक्सटर्नल कौन था, सब चीज़ें एक एक चीज़ें करेक्टली डालें। क्योंकि कोई करेक्शन नहीं करने दी जाती है आपको। तो ये बच्चों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी एक बढ़िया चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो सभी लोगों को ध्यान से इसमें अपलोड करना है। बेसिकली जो टीचर्स है उनको, या जो भी अपलोड कर रहे हैं वो सही से अपलोड करेंगे इस चीज़ को, इन्होंने बोला है। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बताता चलूँ, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है और ये सब जो होंगे LOC of class 10th or 12th based on the eligibility bona fide status of the student. School shall immediately contact the regional office in case the name of any of the student are missing from the list of student। ठीक है, ये कह रहे हैं आप रेगुलर स्टूडेंट में सिंपल है, आपके जो स्टाफ रहेंगे आपके स्कूल में, जो भी टीचर्स है वही करा रहे हैं प्रैक्टिकल को, और एग्जामिनर भी रहेंगे, एक्सटर्नल भी रहेंगे बाहर से, वो भी मिलके कराएंगे आपके इस प्रैक्टिकल को। और इसके आपके अपने रीजनल ऑफिस में कांटेक्ट करिए अगर किसी कैंडिडेट का नाम लिस्ट में नहीं है, और अगर वो आपका स्टूडेंट है प्रैक्टिकल वाला और उसका नाम सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है तो आप बात करें आगे। और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए बता दूं, जो मार्क्स है प्रैक्टिकल के और इन सब चीज़ों के, इन केस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो भी होगा इनका, ठीक है, तो इनका इनका भी अलग रूल चलता है। इनका प्रैक्टिकल एग्जाम प्राइवेट स्टूडेंट का भी बुलाकर करवाया जाता है सेंटर्स में, आपको पता ही होगा, इनका भी होता है प्रैक्टिकल। अनफेयर मीन्स याद रखिएगा, स्टूडेंट सारे रूल फॉलो करते हुए प्रैक्टिकल देंगे। बोर्ड के राइट क्या क्या है प्रैक्टिकल एग्जाम कैंसिल करने के। इट इज़ ऑब्जर्व दैट की डायरेक्शन जो बोर्ड ने दी हैव नॉट बीन कंपाइल्ड विद बाय द स्कूल्स, द बोर्ड रिजर्व राइट। देखिए, बोर्ड के पास ये राइट है कि वो आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम को कैंसिल कर देगा अगर उनको लग रहा है कि आपके स्कूल में, सपोज अगर कोई मेरे को देख रहे हैं वीडियो में और वो उनके स्कूल में अगर प्रैक्टिकल्स करा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि आप अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे CBSE वाला, तो ये लोग आपका जो आपके वहाँ प्रैक्टिकल हो रहे हैं वो कैंसिल कर सकते हैं। विंटर बाउंड स्कूल क्या होता है? विंटर बाउंड स्कूल वो होता है, आप देख लीजिए, वो भी अपना करा रहे हैं प्रैक्टिकल, उनके हो चुके हैं। बेसिकली वो है स्कूल जो कि विंटर बाउंड, मतलब कि वो सीज़न जो आपका विंटर वाला होता है ना, उसके रिगार्डिंग वो वहाँ पर ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो इस कारण उनके प्रैक्टिकल पहले कराए जाते हैं, जो कि अब तक हो चुके हैं सक्सेसफुली। यहाँ पर बता दूँ किसको क्या क्या पेमेंट मिलेगी। बेसिकली जो आपके एग्जामिनर आएंगे उनको कैसे कैसे, किस रेट पर, क्या प्राइस पर उनको जो है बेसिकली क्या उनको रुपए मिलने वाले हैं यहाँ पर कंडक्ट कराने में आपके एग्ज़ाम को। और बाकी इन्होंने सारी जानकारी दी है पेमेंट्स के बारे में, वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। 10th क्लास के लिए कोई एक्सटर्नल एग्जाम नहीं आएगा, और कोई 10th क्लास में किसी का प्रैक्टिकल कोई स्कूल में करा रहे हैं और एक्सटर्नल आए हैं, तो आप सिंपल कह सकते हो भाई एक्सटर्नल एग्जामिनर कैसे आ रहा है, आप स्कूल के टीचर्स को ही कंडक्ट कराना है, ये कोई कैंडिडेट कह सकता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल एग्जामिनर को नहीं आना है आपके 10th के प्रैक्टिकल को कराने के लिए। सपोज एक माहौल बनाया जाता है स्कूल्स के अंदर कि 10th क्लास का प्रैक्टिकल हो रहा है, 12th का प्रैक्टिकल हो रहा है, भाई बाहर से टीचर आ रहे हैं, एग्जामिनर आ रहा है, होता है एक तरीके से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10th क्लास के साथ नहीं हो सकता है। 10th क्लास का प्रैक्टिकल टोटली प्योरली वो स्कूल्स के टीचर ही या फैकल्टीज़ ही ले रहे होते हैं, एग्जामिनर बाहर का नहीं आएगा। ये तो CBSE कह रहा है, आप देख लो। अगर कोई स्कूल भी ऐसा फॉलो करा रहा है तो आपके पास राइट है एज अ स्टूडेंट कि आप कह सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो इस पर कि भाई आप एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आ सकता है यहाँ पे। आंसर बुक फॉर प्रैक्टिकल्स की बात करूँ, प्रैक्टिकल्स में एक आंसर बुक दी जाती है। प्रैक्टिकल आंसर बुक जो होती है विल नॉट बी सप्लाइड बाय द बोर्ड। 10th के लिए कोई नहीं आती, क्योंकि वो स्कूल शैल मेक, खुद के अरेंजमेंट के हिसाब से वो अपनी आंसर शीट देकर आपका प्रैक्टिकल करा लेते हैं। हाँ, लेकिन 12th में ऐसा होता है कि 12th के लिए जो है अरेंजमेंट होता है आफ्टर कंडक्ट, जब आपका प्रैक्टिकल हो जाता है 10th वालों का।
हाँ, तो वो रीजनल ऑफिस नहीं जाती। 10th वालों की बिल्कुल प्रैक्टिकल शीट रीजनल ऑफिस नहीं जाती। 10th वालों का सारा कुछ स्कूल में ही हो जाता है, प्रैक्टिकल भी स्कूल में हो जाता है। उनको वहीं के वहीं शीट मिलती हैं, वहीं पर वो प्रैक्टिकल देते हैं, अपने मर्जी से स्कूल वाले अपना करा लेते हैं प्रैक्टिकल 10th का। और उसकी कोई शीट कहीं नहीं जाती, स्कूल में ही रहती है। वहीं पर उसका एक वो सारा क्रॉस चेक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। 12th के लिए कह रहे हैं ये कि यहाँ पर बोर्ड जो है ना, वो आपका अपॉइंट करता है एक एक्सटर्नल एग्जामिनर को हर स्कूल के लिए, अपने प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट असेसमेंट कराने के रिगार्डिंग। स्कूल अथॉरिटीज आर नॉट अथोराइज्ड टू मेक अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ external examiner for conduct of practical examination project assessment at local level. Practical examination can only be conducted by an external examination अपॉइंट। ठीक है, इन्होंने एक चीज़ कही है दोस्तों, यहाँ आपको बता दूँ, अगर कोई स्कूल ऐसा कर रहा है ना, कि कोई स्कूल है, कोई अथॉरिटी है, वो अगर ऐसा कर रही है कि कोई मान लीजिए आपका कोई अल्टरनेट कोई दूसरा एक्सटर्नल एग्जामिनर को ला रही है और फिर प्रैक्टिकल करा रही है, 12th क्लास के लिए प्रोजेक्ट्स करा रही है, तो वो नहीं करा सकती है। लोकल लेवल पर क्या कैसे भी नहीं करा सकती। बेसिकली बोर्ड ही वहाँ से भेजेगा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एक्सटर्नल्स को। एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से टीचर्स को, जो कि आपके ये कराने वाले हैं। ठीक है, कोई स्कूल नहीं करा सकता। सपोज ये आप देख लेना, अगर आप सपोज मान लीजिए कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आया बोर्ड के द्वारा, तो स्कूल नहीं कराएगा, ये इन्होंने क्लियर कहा है। ऑल मैटर ऑफ एनी डिले, अगर मान लीजिए डिले हो रहा है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी और रेफ्यूजल और नॉन रिपोर्टिंग एक्सेट्रा, तो शैल बी रिपोर्टेड टू रीजनल ऑफिस कंसर्न इमीडिएटली फॉर। ठीक है, ठीक है, इन्होंने बोला है सपोज आपके में कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आया है आपका प्रैक्टिकल करवाने, आपके आपके स्कूल के कैंडिडेट्स का, स्टूडेंट्स का, तो ऐसे में आप रीजनल ऑफिस पर कांटेक्ट करेंगे और वहाँ से उनको बोलेंगे कि भाई नया एग्जामिनर भेजो, अभी जो आपने पहले अपॉइंट किया था वो नहीं पहुँचे यहाँ पर। ऐसा आप करेंगे, लेकिन खुद से कोई अरेंज नहीं करेंगे, इस बात का सभी ध्यान रखें। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर अपॉइंट किया जाता है बोर्ड द्वारा। ये प्रैक्टिकल का पूरा प्रोसेस है, आप देख लो। जो लोग अभी तक इसमें रह रहे थे कि प्रैक्टिकल हो कैसे रहे हैं 10th और 12th के, तो उनको बता रहा हूँ ऐसे हो रहे हैं। द बोर्ड में अपॉइंट बोर्ड जो है अपॉइंट कर सकता है ऑब्जर्वर्स को इन द स्कूल्स के अंदर, टू ऑब्जर्व द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड इंश्योर फेयर कंडक्ट ऑफ schools. The schools shall get in touch with फॉर ऑप्टेनिंग द लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एक्सटर्नल एग्जामिनर के अलावा एक ऑब्जर्वर करके भी लोग आते हैं आपके स्कूल्स के अंदर फॉर द प्रैक्टिकल्स। वो ये चेक ऑब्जर्व करते हैं कि भाई प्रैक्टिकल सबके लिए इक्वली हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। वो चीज़ें चेक करा जाता है ऑब्जर्वर द्वारा। ये बोर्ड अपॉइंट करके भेजता है, हो सकता है नहीं भी भेजे। अगर वो भेजते हैं तो उनका काम यही होगा कि वो चेक करेंगे कि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर भी है ना, वो भी क्या सही से प्रैक्टिकल करा रहा है, वो एक एक कैंडिडेट का है प्रैक्टिकल उसी तरीके से ले रहा है, रूल के हिसाब से ले रहा है, या फिर वहाँ पर अपनी जान पहचान करवा रहे हैं, या फिर अपने ही हिसाब से करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें सब ऑब्जर्वर देखता है। तो ये स्कूल को टच में रहना चाहिए अपने रीजनल ऑफिस से कि फॉर ऑब्टेनिंग द लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर, आपकी लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर वहीं से आती है कि कौन कौन आएंगे, और नहीं भी आएंगे तो वो सारा कुछ आपको वहाँ से पता लगेगा। हाँ, इंश्योर करते कैसे हैं कि भाई आपका एक्सटर्नल प्रेजेंस है कि नहीं है, आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर की, ऑब्जर्वर की, ऑन ऑल डेज ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। हाँ, तो ये बोर्ड द्वारा ही करा जाता है। देखा जाता है कि वो हर दिन होना चाहिए प्रैक्टिकल एग्जाम पे ऑब्जर्वर और आपका एग्जामिनर। अगर वो नहीं होगा तो प्रैक्टिकल कौन ही लेगा। ठीक है, तो इंटरनल की बात कर लेते हैं। इंटरनल एग्जामिनर कौन होता है, तो देयर विल बी एन एक्सटर्नल एग्जामिनर एज वन इंटरनल एज पर द पॉलिसी ऑफ प्रैक्टिकल की। स्कूल शैल अपॉइंट एन इंटरनल एग्जामिनर ऑफ एडिक्यूट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज इन ऑल सच सब्जेक्ट। एन ऑर्डर शैल बी इशूड बाय द स्कूल प्रिंसिपल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल एग्जामिनर विद कंप्लीट डिटेल ऑफ एग्जामिनर एंड हिज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं बेसिकली कि इंटरनल एग्जामिनर किसको बनाए। वो हो सकता है आपके स्कूल के टीचर्स को भी बना लें, या अपनी मर्जी से बाहर के किसी टीचर्स को ले आएँ और कह दें कि आप यहाँ पर इंटरनल एग्जामिनर हो, आप इंटरनल असेसमेंट जैसी चीज़ें कराओगे स्टूडेंट्स की, और आप उस आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो डिसाइड करना आपके स्कूल्स के प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। यानी इंटरनल का सारा काम स्कूल प्रिंसिपल डिसाइड कर रहे हैं और एक्सटर्नल का बोर्ड वाले डिसाइड कर रहे हैं। इंस्पेक्शन ऑफ लेबोरेटरी एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर, प्रिंसिपल और जो हेड ऑफ द स्कूल है इज रिक्वायर्ड टू गेट लेबोरेटरी रेडी। आप जो भी स्कूल के हेड है ना, वो ये
ध्यान रखें कि आपके जो स्कूल की लैब है वो रेडी रहे प्रैक्टिकल के लिए। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शैल विजिट, उसको विजिट करना होगा एक्सटर्नल एग्जामिनर को लेबोरेटरी स्कूल में एटलीस्ट एक दिन प्रायर टू द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन असेसमेंट टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर। हाँ, देखिए कह रहे हैं लेबोरेटरी वाले जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके लिए आपको एक दिन पहले आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रिटर्न वालों से पहले या एग्ज़ाम होने से एक दिन पहले आपको वहाँ पहुँचना है, असेसमेंट कराने हैं और चेक करना है प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग सब कुछ। आपको चेक करना है वहाँ पर अपैरेटस, इक्विपमेंट, केमिकल्स है कि नहीं है, सारे मटेरियल्स है कि नहीं, सारे अरेंजमेंट है और सब करा रहे हैं कि नहीं। एक दिन पहले ही होना चालू हो जाता है आपके एग्ज़ाम से पहले, प्रैक्टिकल के पहले। इन केस एनी शॉर्ट कमिंग द सेम शुड बी, ठीक है। तो सब समझ आ गया होगा दोस्तों आपको लेबोरेटरी वाले प्रैक्टिकल्स के बारे में भी। बाकी सब बैच और ग्रुप साइज बता दूं, द स्कूल विल बी एबल टू क्रिएट बैचेज ऑफ 30 स्टूडेंट ईच इन एवरी सब्जेक्ट। Accordingly, the schools shall conduct the practical project assessment of 30 students of each batch together for better management of practical project assessment and uploading of marks. Batches shall only be created after receipt of the डिटेल ऑफ, हाँ देखिए बैच कब क्रिएट होंगे आपके स्कूल में, आपकी क्लासेस के बैच बनाए जाएंगे। वो बैच बनाए जाएंगे स्कूल द्वारा ही, वो तभी बनाए जाएंगे पहले आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर का जो है क्रिएट हो जाए कि भाई हाँ वहाँ वो आ रहे हैं फ्रॉम CBSE, दैट टू आफ्टर कंफर्मिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्जामिनर एंड ऑब्जर्वर इफ अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, अपॉइंट करा जाता है तो। समझ रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका एक ग्रुप बनाया जाता है। आप जानते हैं एक अलग अलग बैच बना के प्रैक्टिकल कराए जाते हैं स्कूल में। कंसीडर स्प्लिटिंग द ग्रुप, ग्रुप को कंसीडर कर सकते हैं वो। फर्स्ट सब ग्रुप 15-15 स्टूडेंट का भी कर सकते हैं वो। मे अटेंड द लैब वर्क वाइल द अदर इज डूइंग। देखिए इन्होंने बोला है ऐसा कर सकते हैं, शुरू के 15 स्टूडेंट जो हैं वो अटेंड कर रहे हैं लैब वर्क को, वाइल द अदर जो है वो अपना पेन पेपर वर्क कर रहे हैं एंड वाइस वर्सा कर रहे हैं। मतलब कि वो एक ओरल टेस्ट दे रहे हैं आपके एग्जामिनर को, ऐसा हो सकता है। और बाकी के आधे लोग वहाँ पर अपना रिटर्न कर सकते हैं या प्रैक्टिकल में लगे रह सकते हैं। बट द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट of the complete batch, a group of 30 students shall be completed together on the same day and 30 स्टूडेंट का सेम दिन में हो जाना चाहिए एंड मार्क्स विल बी ऑल्सो अपलोडेड ऑफ द कम्प्लीटेड बैच टुगेदर। एक साथ उनके अपलोड होने चाहिए, जिनका प्रैक्टिकल हो जाए उस ग्रुप के मार्क्स आपको अपलोड करने हैं। नेम और एग्जामिनेशन एग्जामिनर नंबर of the practical examiner, school shall use and upload the correct name existing in the bank account of the examiner। अब देखिए इन्होंने बोला है स्कूल शैल इंश्योर दैट द यूनिक टीचर आईडी अलॉटेड इन द OASIS इज यूज्ड एज एग्जामिनेशन नंबर। तो ये सब स्कूल के काम है, आप देख सकते हो। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और असेसमेंट इन सेशंस में कैसे होते हैं वो आप देख लेना, कैसे आपके प्रैक्टिकल करा रहे हैं। अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ और अटेंडेंस शीट बनाई जाती है प्रैक्टिकल में, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कौन प्रैक्टिकल दे रहा है नहीं दे रहा। रीस्केड्यूलिंग होती है प्रैक्टिकल की, उनकी जो लोग एबसेंट रहते हैं उनको दोबारा स्केड्यूल करके उनका प्रैक्टिकल कराया जाता है, क्योंकि ये एक बोर्ड अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। तो उसको आप यहाँ से देख लेना। अदर मटेरियल्स के रिगार्डिंग बोल रहे हैं ये। मैनुअल अवार्ड लिस्ट फॉर यूज ऑफ एनी लेफ्ट आउट सब्जेक्ट एग्जाम, सैम्पल एनवेलप फॉर सेंडिंग अवार्ड लिस्ट बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। इसको आंसर बुक जो रहती है ना प्रैक्टिकल की एक्सटर्नल वालों की, हाँ वो सब रीजनल ऑफिस के द्वारा आपके स्कूल पहुंचती है, फिर आपका वहाँ पर प्रैक्टिकल होता है। बेसिकली प्रैक्टिकल के लिए आपके स्कूल में प्रैक्टिकल होता है, बाहर से आते हैं एग्जामिनर और आप एक्सटर्नल एग्जाम में बाहर जा रहे होते हो एग्जाम देने, और वहाँ पर भी कोई दूसरे ही लोग आपके एग्जाम ले रहे होते हैं, दूसरे स्कूल्स के टीचर और ये सब बोर्ड्स के लिए। रिलीविंग ऑफ टीचर्स फॉर ड्यूटी। अब देखिए आप यहाँ से देखोगे ना, अब मैं आपको बताता चलता हूँ। ये 4 तरह के अपेंडिक्स है, इसमें बताया गया कि किस स्टाफ को कितना रुपए मिलेंगे यहाँ पर, एग्जामिनर को भी ऑब्जर्वर को भी किसको कितने मिलेंगे वो बताया है। प्रोसीजर बताया है कैसे हो रहा है 10वीं 12वीं का प्रैक्टिकल का, और कैसे बैच बनाए गए वो सब अपेंडिक्स आप आगे देखोगे उसमें आपको क्लियर होगा। मैं आगे चलता हूँ।
पहला अपेंडिक्स आप ये देखो, ये कह रहे हैं सपोज मान लीजिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जियोग्राफी और होम साइंस का अगर प्रैक्टिकल हो रहा है, जो कि 12th क्लास के सब्जेक्ट्स है, तो इसमें आपके एग्जामिनर ऑब्जर्वर तो स्टाफ है ही, इसके अलावा आप असिस्टेंट सुपर इंटेंडेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट और लेबोरेटरी बियरियर बियर बियरियर बियरर को यूज़ कर सकते हो। ये तीन ऐसे लोग हैं, इनको यूज़ करा जा सकता है आपके साथ प्रैक्टिकल कराने में, अगर आपको इनको यूज़ करना है। कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के लिए इन्वॉल्विंग जो भी कंप्यूटर लैब वाले होते हैं, उनके लिए भी आप इन तीनों को अरेंज कर सकते हो। म्यूजिक डांस के लिए, इन सब के प्रैक्टिकल के लिए आप इंस्ट्रूमेंट प्लेयर और म्यूजिक डांस रूम हेल्पर को यूज़ कर सकते हो। अदर सब्जेक्ट्स में भी आप देख सकते हो किस किस को यूज़ करा जा सकता है। रेट आपको बता दूँ, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट 200 रुपये पर डे के बेस पर अरेंज होंगे, और ये सब आपको यहाँ सारा बताया गया है। रेट ऑफ आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर को फाइन आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए 25 रुपये पर स्टूडेंट उनका जो है चार्ज रहता है, मतलब पर स्टूडेंट उनका 25 रुपये उनको मिलते हैं, सब्जेक्ट टू मिनिमम पेमेंट उनको जो है सब उनको मतलब 500 रुपीज़ जो है पर सब्जेक्ट पेमेंट मिल रही होती है, पर एग्जामिनर हर एग्जामिनर को मिल रही होती है। और 250 रुपीज़ टूवर्ड्स कन्वेंस एंड रिफ्रेशमेंट और अदर चार्जेस के बेस पर। मतलब कह रहे हैं अगर ऑल अदर सब्जेक्ट हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट और प्रोजेक्ट कंपोनेंट, फाइन आर्ट्स के अलावा जितने भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, उनके एग्जामिनर जो होंगे हर स्टूडेंट के बेस पर 15 रुपये वो उनको दिए जाएंगे। मिनिमम उनको जो पेमेंट होगी वो 300 रुपये हर एग्जामिनर को मिलेगी। ठीक है, और ये इन्होंने ऐसा बताया है। रेट ऑफ चार्ज पेएबल टू द स्कूल और सब्जेक्ट्स हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट। रेट ऑफ चार्जेस बताए गए हैं जो पेएबल कर जो पे करे जाएंगे टू द स्कूल्स, स्कूल्स को पे करे जाएंगे, सेंटर्स को पे करे जाएंगे, तो 15 रुपये पर स्टूडेंट पर प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को स्कूल्स को पे करे जाएंगे, सेंटर्स को पे करे जाएंगे प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। और प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट के रिगार्डिंग 5 रुपये पर स्टूडेंट के बेस पर स्कूल को पे करे जाएंगे, मतलब स्कूल को दिए जाएंगे। ये चीज़ें लिखी हैं। रेट ऑफ रेमुनेशन ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर जो होता है ना, अगर बोर्ड अपॉइंट कर रहा है तो आपको 500 रुपये पर डे दिए जाएंगे, और 250 रुपये जो है आपको रेफ्रेशमेंट के तौर पर भी पर डे मिलेंगे। तो आपके इतने टोटल हो जाएंगे 750 रुपीज़। ऑल पेमेंट परटेनिंग टू प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी मेड थ्रू इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम IPS ओनली। जितनी पेमेंट होगी आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, वो इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम के द्वारा ही होगी। आप यहाँ से देख सकते हो, सारी जानकारी बताई है इन्होंने। ये कुछ प्रोसीजर के रिगार्डिंग ये सारे पॉइंट है, आप सब लोग रीड कर लेना एक बार ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। देखिए इन्होंने यहाँ से बोला आप एक बैच क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स का। प्रैक्टिकल के लिए बैच क्रिएट हो रहा है, आप देखिए वेबसाइट पर क्रिएट करके बताया गया कैसे बनाया गया है। परीक्षा संगम करके एक पोर्टल है, वहाँ पर आपका बैच बन जाएगा लोगों का प्रैक्टिकल के लिए। आप देख सकते हो किस तरीके से होता है, और इस तरीके से आप बैच बनाओगे। हाँ, बेसिकली आपको बैच बना बना के प्रैक्टिकल की लोगों की, और फिर आपको CBSE के वेबसाइट अपलोड करना होता है। तो स्कूल्स के जो लोग होते हैं ना, टीचर्स फैकल्टी, वो इस तरीके से अपलोड होते हैं। अगर कोई कैंडिडेट स्टूडेंट देख रहा है तो आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि कैसे आपके मार्क्स अपलोड होते हैं। आप देख लो यहाँ से, आपका इस तरीके से बैच बनता है 30 लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा हर एक इस तरीके से बैच बनेंगे। और इस तरीके से आपके जो बैच क्रिएशन में आप डालेंगे, सिलेक्ट सब्जेक्ट डाल देंगे वो, एक्सटर्नल एग्जामिनर का नाम डालेंगे वो, फिर उसके बाद इंटरनल वाले का डालेंगे, कितने मार्क्स आए कैंडिडेट के, क्या नाम रहा, इस तरीके से वो डालेंगे। और टोटल हर बैच में वो 30-30 लोगों को रख के डालते जाएंगे। देखिए मार्क्स अपलोडिंग लिखा है, आपके मार्क्स इस तरीके से अपलोड होते हैं CBSE के वेबसाइट पर। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है ना, वो मस्ट कीप अपने दिमाग में एक बार जरूर याद रखे कि उसने बैच बनवा लिया हो, बना दिया हो, मार्क्स अपलोड कर दिए हो, जनरेटिंग अवार्ड लिस्ट उसने जनरेट कर ली हो, सीलिंग ऑफ अवार्ड लिस्ट इन द एनवलप में कर दी हो, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बेसिकली अगर आप ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये आपके द्वारा होना चाहिए। एक्सटर्नल एग्जामिनर जो भी जा रहे हैं ना वहाँ स्कूल में, आपका ये काम नहीं है कि वहाँ गए आपका बस स्टूडेंट्स के सामने बस एग्जामिनेशन ले लिया, वाइवा ले लिया, प्रैक्टिकल ले लिया, नहीं भाई। ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आपको ये करेक्टली सारे स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स को अपलोड करना है। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी है। तो 10th वालों का प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ बताया है।
याद रखिए स्कूल लेवल पर होगा ये। कोई अगर स्कूल में अगर कोई ऐसा कह रहा है ना कि भाई यहाँ से तो बाहर से आ रहे हैं एग्जामिनर, बाहर से हो रहा है, अभी भी ऐसा चल रहा है, तो आप इसके लिए बस आपको याद रखना है वो सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं। वैसे तो उन्हें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर स्कूल ही अपने लेवल पर अरेंज कराएगा टेंथ का प्रैक्टिकल। टेंथ के प्रैक्टिकल में कभी भी एग्जामिनर बाहर से नहीं आते, दूसरे स्कूल सेंटर से बाय द बोर्ड कहीं से भी नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें सभी को ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं हो सकता, स्कूल कर रहा है ऐसा तो गलत कर रहा है, उनको ऐसा करना आप छोड़ना होगा। बेसिकली ये जो है सिर्फ ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड के लिए ही एक्सटर्नल को अरेंज करा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप रीड करते हो चलना, आपके इंटरनल असेसमेंट आप देखिए। लेकिन एक बात है, टेंथ वालों के भी बता दूं यहाँ पर, जो भी आपका हो जाता है ना उसके बाद वो भी अपलोड जरूर होता है। मतलब सीबीएसई को जरूर देना है, स्कूल को भी जरूर देना है कि हाँ भाई इसके इसने इतने इतने मार्क्स इंटरनल में आए। अब ये क्यों देने होते हैं, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आता है ना दोस्तों, तो मार्कशीट में आपको सीबीएसई के वेबसाइट पर मिल रहा है ना कि टेंथ में आपके इतने इतने सब्जेक्ट में इतने मार्क्स, इसमें इतने मार्क्स आए, एक्सटर्नल में इतने आए, इंटरनल में इतना है। तो वेबसाइट में पहुंचा कैसे, वेबसाइट पे डालने वाले स्कूल वाले हुए, टेंथ के लिए भी ट्वेल्थ के लिए भी, तो सभी वही डाल रहे हैं। सीबीएसई बेसिकली कर क्या रहा है, एग्जामिनर को अरेंज कर रहा है और ये सब कर रहा है, और आंसर बुक्स को अरेंज कर रहा है रीजनल ऑफिस में, बस यही सब हो रहा है। लेकिन आपके जो मार्क्स की बात है अपलोडिंग की, वो अपने आपके स्कूल्स वाले ही अपलोड कर रहे होते हैं। फ़र्क इतना होता है, टेंथ के मार्क्स जो होते हैं वो आपके स्कूल लेवल पर होते हैं अपलोड, और ट्वेल्थ वाले जो होते हैं वो एक्सटर्नल ने जो दिए आपको मार्क्स वही लगते हैं। ये चीज़ें हैं, फ़र्क इतना ही है। तो ये सब हो गया दोस्तों, इसको जरूर रीड करना। ये सब था आपके टेंथ और ट्वेल्थ के प्रैक्टिकल्स का। बेसिकली दोनों के प्रैक्टिकल 1 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, अभी आपके पास सिर्फ 2 वीक है इस प्रैक्टिकल के पहले। चलिए आपको समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ सर्कुलर पे। ये डेट शीट का सर्कुलर है आपका, इस रिलीजिंग द डेट शीट। आपकी डेट शीट आ चुकी है। वाइल प्रिपेयरिंग द डेट शीट, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे इश्यूज को देखते हुए उन्होंने जो है मतलब बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए डेट शीट बनाई जाती है। डेट अभी कोई कोई कुछ ये भी कहता है कि यार डेट शीट नहीं दे रहे सीबीएसई वाले, कोई कह रहा है भाई सभी ने दे दी, स्टेट बोर्ड ने दे दी, सीबीएसई क्यों नहीं दे रहा। अरे भाई सीबीएसई पहली बात तो बोर्ड सेंट्रल लेवल पर है, ठीक है, ऑल इंडिया बेस उसको संभालनी है अपनी चीज़ें। और वो डेट शीट जो है ना, वो जो बनाई जाएगी वो इस बेस पर बनाई जाएगी, सेंटर के अरेंजमेंट्स और सब चीज़ें देखते हुए कि हो पाएगी उस दिन पर नहीं हो पाएगी। दूसरा, ऐसा ना हो कि किसी का कोई दूसरा पेपर लैग कर जाए, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ों को देखते हुए डेट शीट तैयार होती है, और उसके बाद भी हो जाता है कभी कभार कि कुछ डेटों का चेंजेस हमें देखने को मिलता है, जो कि हमने देखा है, वो जो कि ऐसे ऐसे रीज़न से हुए हैं, वो आपको भी पता है। सपोज़ कोई वायरस है या कुछ है, किसी ना किसी कारण से उसको भी चेंज करा जाता है, तो वो तो एक अलग इशू हो जाएगा। आपको बता दूं सफिशिएंट गैप आपको दिया गया है हर 2 सब्जेक्ट के बीच बीच में, जनरली ऑफर्ड करा गया है बाय स्टूडेंट इन बोथ द क्लासेस। दोनों क्लासेस में 10वीं 12वीं दोनों के लोग क्लासेस को हर एक जो ज़रूरत वाला गैप था कि हमें इतना गैप तो चाहिए, हर 2 सब्जेक्ट के बीच में डाला गया है उसको। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और इंक्लूडिंग सपोज जेई मेन जो है बीन टेकन केयर ऑफ वाइल प्रिपेयरिंग। ट्वेल्थ के डेट शीट को बनाने के लिए जेई मेंस के एग्ज़ाम के डेट्स को देखते हुए बनाई गई है। दीज डेट शीट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय अवॉइडिंग मोर देन 40,000 subject combination to ensure that no two subject examination of a student fall on the same day। ये जो डेट शीट है ना आपकी बनाई गई है, हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय अवॉइडिंग, ये अवॉइड करते हुए कि हम मोर देन 40,000 से ज़्यादा सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन जो है वो जो है टू इंश्योर दैट कि उनका जो है उनके बीच में सपोज हर 2 सब्जेक्ट के बीच में गैप आना ही चाहिए, ये देखते हुए बनाई गई है। अगर एग्जामिनेशन ऑफ ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की सेम डे में एक से ज़्यादा एग्ज़ाम ना हो जाए, ये भी देखते हुए बनाया गया है। द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, स्टार्ट जो होगा आपका आईएसटी इंडिया टाइम 10:30 पर सुबह में स्टार्ट हो गए सारे बोर्ड के एग्ज़ाम, 10वीं में भी 12वीं में भी। डेट शीट जो इशू हुई है, इशूड मस्ट इन एडवांस सो दैट स्टूडेंट कैन प्रिपेयर वेल फॉर देयर। देखिए बहुत इशू जो मतलब आपकी जो रिलीज़ करी है डेट शीट, वो बहुत एडवांस में कर दी है, बहुत पहले कर दी है। आप देखोगे तो मिड दिसंबर में डेट शीट दे दी है, और कह रहे हैं हम फरवरी से एग्ज़ाम कराएंगे। तो कितनी सही बात है दोस्तों आपकी कि जनवरी पूरा मंथ और हाफ मंथ ये हो जाएगा, तो आपका टोटल 40 to 50 डेज़ का समय आपको यहाँ मिल रहा है। आराम से इतना आप मान सकते हो, इससे ज़्यादा ही है। और
CBSE विशेष गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट अपेयरिंग। जो भी अपने 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम देने हैं उनको वो बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं कि आप लोग अपना एग्ज़ाम सही से दो, 10th और 12th वाले। कॉपी जो है ना टू वेब एडमिन विद द रिक्वेस्ट ऑफ अपलोडिंग ऑन CBSE वेबसाइट। तो इन्होंने एक कॉपी आपके एडमिन एडमिन की तरफ से भेजी है और CBSE वेबसाइट पर भी दी है। ये इन्होंने यहाँ बताया। सनियम भारद्वाज जो है आपके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है CBSE के, उनके द्वारा इसको वेरीफाई करके रिलीज करा है डेट शीट को। तो आप देख रहे हो ये आपका डेट शीट हो जाए, बेसिकली ये नोटिस है, आप देख लो। इन्होंने ये बताया है कि क्या क्या रहेगा, किस बेस पर डेट शीट बनाई है। ठीक है, आगे चलते हैं, 10th की डेट शीट डिस्कस करेंगे और फिर 12th पे चलेंगे। सबसे पहले CBSE वालों की डेट शीट बता दूं, 2024 में आपकी 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। टाइमिंग तो सबका सेम ही है, आपको पता ही है, स्टार्टिंग का सेम है। हो सकता है कि उनके किसी में 3 घंटे का पेपर, किसी में 2 का, इस तरीके से रहेगा। पेंटिंग वालों का समय जो है 10th क्लास में वो 2 घंटे में पेपर हो जाएगा। सब्जेक्ट कोड 049 है और 3 घंटे का आपका गुरुंग और तमांग और शेरपा और राय जैसे सब्जेक्ट हैं, इनका एग्ज़ाम रहेगा सेम डे में। आप देखोगे तो 16 फरवरी में रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइन मार्केट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ टूरिज्म और ब्यूटी एंड वेलनेस और एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जैसे सब्जेक्ट आपके हैं 10th में। उसका भी 3 घंटे का पेपर है, आप यहाँ से समझ सकते हो। आप सभी लोग देख लेना, ये सब कुछ देख लेना। मैं बेसिकली बात करूँ, संस्कृत का पहला ऐसा पेपर है जो मेन रहेगा 10th वालों का, जो कि 19 फरवरी से शुरू होगा। 21 फरवरी को हिंदी वालों का पेपर होगा, A और B दोनों कोर्स का हो जाएगा। 23 फरवरी को NCC वालों का पेपर है, बोडो और इसके अलावा आपका स्पेनिश, कश्मीरी और ये सब का पेपर है। 24 में आप देखोगे तो फिर अलग अलग लैंग्वेजेस का पेपर है। 26 में आपका इंग्लिश का पेपर है। बेसिकली आपके 15 से नहीं चालू हो रहे, जो मेन पेपर है ना वो 19 से चालू होंगे संस्कृत से। अगर सपोज आपके पास संस्कृत नहीं भी है तो आपका 21 से मेन मान सकते हो, हिंदी और ये सब। फिर आप अपना 26 तो आपको मानोगे, 21 के बाद 26 को डायरेक्ट इंग्लिश का आपको गैप सही मिला है। फिर बाकी आप देख लोगे, साइंस का 2 मार्च को सही गैप है, साइंस का हो गया। उसके बाद आपका अभी सोशल साइंस और मैथ्स रह रहा है 10th में। तो 10th में आपका देखोगे तो सोशल साइंस 7 मार्च को हो रहा है। आप देख रहे हो 7 मार्च, जो कि फिर आपको 4 डे का समय यहाँ पे साइंस के बाद दिया जा रहा है। फिर सोशल साइंस के बाद आपको 3 डे का समय देकर मैथ्स का पेपर ले लेंगे, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में, आपने जो भी लिया होगा। फिर आपका 13 तारीख को IT वालों का और आर्टिफिशियल वालों का पेपर है। बेसिकली 13 मार्च को आपके एंड हो रहे हैं पेपर, यानी 1 महीने के अंदर अंदर आपका 10th वालों का पेपर हो जाएगा। तो ये 10th वालों की डेट शीट थी, सबको समझ आ गई होगी, आप देख लेना इसको ध्यान से। 12th पे चलते हैं। 12th का एग्ज़ाम आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग है। बेसिकली हम मेन सब्जेक्ट की बात करते चलेंगे। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट में अगर बात करूँ मैं तो हिंदी का सबसे पहले एग्जाम होगा 12th वालों का, जो मेन सब्जेक्ट में आ जाता है। 19 फरवरी को हिंदी कोर इलेक्टिव दोनों का होगा। 20 को फिर आप देख रहे हो फूड प्रोडक्शन और इस सब का हो रहा है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। 22 को रहेगा। फिर आप देख लो इनका एग्जाम पहला 19 से स्टार्ट है, सेम 10 12 दोनों का ही 19 से ही मेन एग्जाम शुरू हो रहे हैं, उनका संस्कृत आपका हिंदी। फिर आपका 22 को इंग्लिश है और उसके बाद केमिस्ट्री वालों का 27 तारीख को है, साइंस स्ट्रीम वालों का। और इसके बाद अगर आप आगे ऐसे चलते हो तो 29 को ज्योग्राफी आर्ट्स वालों का हो जाएगा। फिर 4 को साइंस वालों का फिजिक्स में है। मैं मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। मैथ्स वालों का 9 मार्च को मैथ का एग्ज़ाम है और फिजिकल एजुकेशन 12 मार्च में है। और इसके बाद अगर हम और आगे चले, बायोलॉजी का 19 मार्च को रहेगा, इकोनॉमिक्स का 18 को है। ये सब ध्यान देख लेना। पॉलिटिकल साइंस 22 मार्च को, अकाउंटेंसी और बाकी आप देखते चलेंगे यहाँ से। हाँ, कंप्यूटर साइंस, अब देखिए 12th वालों में मेन लास्ट एग्जाम जो है वो कंप्यूटर साइंस का रहेगा 12th वालों का, जो कि 2 अप्रैल में रहेगा। 2 अप्रैल में, जहाँ पर आपके नए नए सेशन स्टार्ट हो जाते हैं स्कूल के अंदर। आपके स्पेशली अगर बात करें 12th क्लासें भी चालू हो जाती हैं, 10th भी चालू हो जाती है। हाँ,
सिर्फ 11th क्लास को छोड़ के सारी क्लासेस स्कूल में चालू हो जाती है। 2 अप्रैल, अप्रैल हाँ इस दिन स्टार्ट हो जाती है। कंप्यूटर साइंस लास्ट एग्जाम होगा जो कि 2 अप्रैल में होगा, यानी हाँ इस दिन आपका लास्ट एग्जाम होगा सीबीएसई का। चलिए, आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी दोस्तों। आपको अभी भी ऐसा कोई पॉइंट लगे ना डेट शीट में समझ नहीं आ रहा है इसमें से किसी में भी, आप कमेंट में बताओ और इस जानकारी को देश विदेश में फैलाओ, स्पेशली भारत देश में हर एक लोगों तक पहुंचाइए। आपकी डेट शीट का बहुत बड़ा अपडेट था ये। हम आपसे मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।